हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। हमारे बेल विच हॉन्टिंग केस के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक विच ने जॉन बेल की फैमिली को परेशान कर दिया था। कैसे उसने अपने आप को मैनिफेस्ट किया और धीरे 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 वो इतनी पावरफुल होती गई कि वो हर इंसान के सामने आने लगी। वो किसी को दिखाई नहीं देती थी, जिसको वो दिखाई देती थी वो अलग अलग फॉर्म्स में दिखाई देती थी। किसी को वो एक डॉग की फॉर्म में दिखाई देती थी, किसी को एक रैबिट की फॉर्म में, किसी को एक टर्की की फॉर्म में। अलग अलग फॉर्म्स में वो अपने आप को चेंज करती थी। एक तरह की वो शेप शिफ्टर थी और इसी के साथ साथ उसकी आवाज़ हर एक इंसान को सुनाई आती थी। उसके जो डेमोन्स्ट्रेशंस थे वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। सोते हुए लोगों की चद्दर खींचे आना, जंजीरों की आवाज़ आना, चेयर्स का उल्टा पुल्टा होना, ये सारी चीज़ें थी जो हर कोई एक्सपीरियंस कर पाता था। लेकिन इस स्टोरी के अंदर सबसे ज़्यादा सफ़र किया दो लोगों ने। एक थी बेट्सी बेल और दूसरा था खुद जॉन बेल, जिसको तो अपनी जान तक देनी पड़ी। अभी तक आप लोगों ने देखा कि किस तरह से अलग अलग लोगों को इस विच ने परेशान किया, लेकिन उस हद तक नहीं जिस हद तक बेट्सी बेल और जॉन बेल को परेशान किया गया। आज के एपिसोड में हम यही देखने वाले हैं कि किस तरह से वो विच बेट्सी बेल को परेशान करती थी और आखिर वो उसे क्यों परेशान करती थी, वो क्या चाहती थी और जॉन बेल के पीछे वो क्यों पड़ी हुई थी। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है इस एपिसोड के अंदर। लेकिन मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले, अगर आपके पास बेसिक कोई रियल इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आप चाहते हैं कि मैं शेयर करूं, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी विच इज princeofchemistry22@gmail.com पर, या फिर आप मुझसे मेरे पर्सनल इंस्टा हैंडल princeMNIT1987 पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे ऑफिशियल इंस्टा पेज प्रिंस सिंह स्टोरी टेलर पर भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इस पूरे केस में सबसे ज़्यादा जो फिजिकल अब्यूज़ हुआ वो हुआ बेट्सी बेल का। जैसे मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था, बेट्सी बेल को इनविजिबल हाथों से गाल के ऊपर चांटे पड़ा करते थे और थोड़ी देर के बाद उसका गाल इस तरह से लाल हो जाता था, फिंगरप्रिंट्स के निशान छपे मिलते थे, जैसे किसी ने खींच खींच कर उसको थप्पड़ मारे हो। चीज़ें उसके साथ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि चाहे वो अपने घर में हो, मैंने आपको ये बताया था कि किसी और के घर में भी जाती थी तो भी उसके साथ वो विच हमेशा रहती थी। इतनी तेज चीज़ों के साथ बढ़ गई थी कि वो जब सो रही होती थी तो एक सेकंड के लिए भी उसकी चद्दर बेड के ऊपर नहीं रह पाती थी। वो चद्दर वो खींचती और उसी मोमेंट पर चद्दर वापस से खींच के नीचे ले जाती थी। जहाँ बेड से बेल सोती थी वहाँ पर लगातार किसी के हंसने की आवाज़ आना, चेयर्स का इधर से उधर गिरना गिरना, है ना, स्क्रैचेस की आवाज़ आना, चेन का जो फ्लोर के ऊपर खींचना है वो आवाज़ आना, ये सारी चीज़ें बेड से चाहे अपने घर में रहे चाहे किसी और के घर में, ये सारी चीज़ें उसके साथ लगातार होती थी। आप अपने आप को उस जगह पर रख कर देखें, रात को आप सोने पहुंचे, जैसे आपने चद्दर ओढ़ी, आपकी चद्दर को खींच रहा है, आपके सामने की चेयर उलट पुलट होकर जा रही है, आपको आसपास चेन की खिंचाने की आवाज़ आ रही है और एक बहुत ही क्रेपी सी हंसने की आवाज़ आपकी आंखों के सामने आ रही है। आप उस मोमेंट में क्या करेंगे? और चीज़ें सिर्फ यही नहीं रुकी थी, वो इवन बेट्सी को पिंच चुभाया करती थी और वो तब तक उसको पिंच किया करती थी जब तक कि वो दर्द के मारे चिल्लाने ना लग जाए। और जैसे वो चिल्लाती थी पूरे रूम के अंदर हंसने की बहुत तेज आवाज़ गूंजती थी। लेकिन आखिर वो सब कर क्यों रही थी? आखिर बेट्सी से उसकी क्या दुश्मनी थी? एक्चुअली इन सब का जो रीज़न उस विच ने बताया था वो थी बेट्सी के जोशुआ के साथ रिलेशनशिप। बेट्सी के पास में घर के मतलब उस पूरे टाउन के अंदर एक बहुत ही सुंदर सा लड़का था जिसका नाम था जोशुआ गार्डनर। और जोशुआ और बेट्सी का रिलेशनशिप था। जोशुआ बेट्सी को बहुत प्यार करता था और वो उसके साथ हमेशा रहता था। लेकिन उस विच को ये पसंद नहीं था कि बेट्सी जोशुआ के साथ रहे और वो जोशुआ और बेट्सी को अलग करना चाहती थी। इवन बेट्सी और जोशुआ की एंगेजमेंट भी हो गई थी, लेकिन उस विच ने ये कसम खा ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, बेट्सी की शादी जोशुआ से नहीं होनी चाहिए। वो साफ साफ उससे बोला करती थी कि जोशुआ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम उसे छोड़ दो, तुम्हारी शादी जोशुआ के साथ मैं नहीं होने दूंगी। वो बहुत क्लियर शब्दों में बेट्सी से ये बात बोला करती थी। और फिर भी बेट्सी जब उससे मिलने जाया करती थी तो वो उसे इस तरह से फिजिकली हरास किया करती थी। और ये जो कुछ भी बेट्सी के साथ हो रहा था ये उस विच का उसको परेशान करना ही था। कई बार तो हद इतनी होती कि वो उसको इतना परेशान, इतना पिंच किया करती थी कि रोते रोते बेट्सी की सांस ही रुक जाती थी और थोड़ी देर के बाद वो वापस से मतलब उसको सांस आया करती थी। आप खुद सोचिए, हर दिन हर मोमेंट पर आपको इस तरह से परेशान कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और जो डेमोन्स्ट्रेशन था जो होता था वो ये था कि उस टाइम पर ये बात पुरानी है क्योंकि 18 है ना, आप बात करें 1804 1817 के आसपास की बातें कर रहे हैं, तो उस टाइम पर ना हेयर पिन्स नहीं हुआ करती थी। तो उस टाइम पर जो लड़कियां होती थी वो अपने बालों को एक स्पेशल कॉम्ब बनाया जाता था टॉर्टोइस के शेल से, जो कि बहुत फ्रेजाइल होता था, महंगा भी होता था। उस कॉम्ब को फंसा के अपने बालों को बांध के रखा करती थी।
तो बेट्सी के बाल बहुत सुंदर थे, बहुत स्ट्रेट हेयर्स थे उसके, तो वो बालों को जब बांध के रखती थी तो ऐसे खड़े खड़े अचानक से, अब बेट्सी के दोनों हाथ सामने हैं, उसके साथ और भी लोग, ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेले में ऐसा होता था, पड़ोसी सामने बैठे हुए हैं, सब देख रहे हैं कि उसने अपने हाथ अपने बालों तक लेकर भी नहीं गई है। अचानक से उसका जो कॉम था वो नीचे ऐसे फेंका जाता था, जैसे किसी ने उठा के फेंक दिया हो। अब वो जो कॉम था वो बहुत डेलिकेट हुआ करता था, अगर वो फ्लोर से टकरा जाए तो उसी उसी टाइम पर वो टूट जाएगा, लेकिन उस कॉम को कुछ भी नहीं हुआ करता था, वो फ्लोर पे जाके गिरता था लेकिन वो टूटता नहीं था। मतलब इस तरह से वो खेला करती थी कि वो कॉम नीचे भी गिरा लेकिन वो टूटा नहीं। और तो और, जैसे ही वो कॉम निकलता था, बेट्सी जो स्ट्रेट हेयर्स थे विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड वो इस तरह से उलझ जाते थे कि आप उसको किसी ने पकड़ के ज़बरदस्ती उन बालों को उलझा दिया हो, और फिर उन उलझे हुए बालों को कॉम से सुलझाने में करीबन आधा घंटा लगता था। अगर आपके हेयर से कोई कॉम निकाले भी तो भी आपके बालों को इस तरह से उलझा नहीं सकता है। तो ये सारे काम उस विच के हुआ करते थे जो बेट्सी को पूरी तरह से परेशान कर रही थी। लेकिन वो यहीं पे नहीं रुकी, उसकी एक और ट्रिक थी जो बहुत फेवरेट थी। बेट्सी जब अपने शूज़ पहना करती थी तो वो विच उसके शूज़ को ऐसे इंस्टेंटली निकाल के बाहर फेंक दिया करती थी। इसी वजह से बेट्सी अपने शूज़ के जो लेसेस थे उनको बहुत टाइटली बांध के रखती थी, नॉट इतनी टाइटली बांध के रखती थी कि उसको खुद को खोलने में टाइम लगता था। लेकिन पलक झपकते ही आंखों के सामने सामने बेट्सी के शूले से यूं खुलते थे हवा में बिना किसी हाथ के, और अगले ही मोमेंट पे उसके शूज उड़ते हुए बाहर की तरफ जाते थे। मतलब वो बेट्सी को उसके शूज पहनने ही नहीं देती थी। बेट्सी कभी भी बाहर जाती, और स्पेशली जब उसका प्लान होता जोशुआ से मिलने का, तो बेट्सी को वो इतना परेशान करते थे कि परेशान होकर वो जोशुआ से मिलने ही ना चाहे। बेट्सी की लाइफ बिल्कुल हेल की तरह हो चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, और जब भी वो इस चीज़ के बारे में बात करते थे तो उसका एक ही जवाब होता था कि तुम जोशुआ से शादी मत करने का इरादा छोड़ दो, मैं सब करना बंद कर दूँगी। बहुत टाइम तक उसने कोशिश की कि कैसे ना कैसे करके टाइम के साथ साथ सेटल हो जाएगा, लेकिन जब उसे और कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, एक दिन उसने जोशुआ से साफ साफ कह दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊँगी। रीज़न बीइंग क्योंकि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा, मतलब मैं परेशान हो चुकी हूँ उस विच से, और उस विच का साफ साफ कहना है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो ये मेरे साथ साथ तुम्हें भी बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। तो बड़े ही भारी मन से, ऑल्दो उसके बाद भी जोशुआ ने बहुत ट्राई किया कि उसकी शादी बेट्सी के साथ हो, बट फाइनली बेट्सी ने इस रिश्ते को तोड़ दिया और उसकी शादी हुई उन्हीं उसी के स्कूल टीचर से, जिसका नाम था डिक पॉवेल। तो फाइनली जो विच थी वो अपने इस मिशन के अंदर सक्सेसफुल रही, उसने जोशुआ और बेट्सी को अलग कर दिया। इस चीज़ का उसने कोई एक्सप्रेशन दिया कि क्यों वो ये नहीं चाहती थी कि जोशुआ और बेट्सी की शादी हो। इस विच के बारे में अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं तो वो सबसे ज़्यादा बात किया करती थी इनके पड़ोसी मिस्टर जॉनसन से, जो कि जॉन बेल के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो ऐसे कई घंटों तक बातें किया करती थी अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, है ना। बेसिकली मिस्टर जॉनसन को किसी भी जगह की न्यूज़ लेनी हो वो इनको जैक बोला करती थी, और इनसे बहुत वो बात किया करती थी। तो ऐसे ही एक दिन की बात है, मतलब रात के टाइम की बात है, जैक का रोज़ाना के, मतलब आप मान लो कि एक रूटीन बन गया था रात को जॉन बेल के घर पे जाना और उस विच को अपनी बातों में उलझा के रखना, ताकि घर के बाकी सभी मेंबर्स थोड़ा बहुत रेस्ट कर लें। तो ऐसे ही एक दिन की बात है, ये जो जैक था, मतलब जो जॉनसन था, वो बैठा हुआ था और विच से बातें कर रहा था। तो उसने उस विच से बोला, अच्छा ये बताओ, मतलब मैं तुमसे बहुत बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत जगह की न्यूज़ बताती हो, लेकिन तुम मुझे अपने बारे में भी कुछ और बताओ। तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई हो, और तुमने बेल फैमिली को इतना परेशान क्यों कर रखा है। तो विच बोलती है, ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मैं कौन हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें ज़रूर बता के जाऊँगी। तो वो पूछता, अच्छा तुम वैसे जाओगी कब। तो बोलती है कि मैं जाऊँगी जब जॉन बेल की डेथ हो जाएगी, जब तक वो जिंदा है तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो उसने उसे पूछा, लेकिन तुम मिस्टर बेल को मारना क्यों चाहती हो। बोलती है, ऐसा कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, बस मुझे वो पसंद नहीं है इसलिए मुझे मारना चाहती। तो बोलता है, लेकिन बाकी सब लोग तो मिस्टर बेल को बहुत पसंद करते हैं, तुम्हें वो पसंद क्यों नहीं है। तो बोलते, बस यही कारण है जिसकी वजह से मैं उसे मारना चाहती हूँ। मैं यहाँ तब तक हूँ जब तक जॉन बेल की मौत नहीं हो जाती है। तो मिस्टर जॉनसन बोलते हैं, अच्छा अच्छा एक चीज़ बताओ, चलो ये तो मैं मान लिया कि तुम्हें मिस्टर बेल से कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन उनकी जो बेटी है बेट्सी, उससे तुम्हें क्या दिक्कत है, वो तो बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसे क्यों परेशान करती हो, और तुम उससे इतनी नफरत क्यों करती हो। तो बोलती, जैक
तुम्हें ये कैसे पता कि मैं बेट्सी से नफरत करती हूँ? तो बोलता है, अरे ये तो साफ साफ दिखता है, जिस तरह से तुम उसे परेशान करती हो, उसकी बेडशीट खींचना, उसके बालों को बिगाड़ना, उसके गाल पे चाटे मारना, उसको पिंच करना, पिंच चुभोना, जूते उतार के फेंक देना, ये सब और क्या दिखाता है? तो बोलती, नहीं जैक, जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं वो भी तो एक दूसरे को इसी तरह से परेशान करते हैं। तो जैक बोलता है, नहीं, मैंने तो आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा कि वो जिस लड़की से प्यार करता हो उसके साथ ऐसा बिहेव करता हो। तो बोलती, एक बात बताओ जैक, तुम्हें कैसे पता कि मैं आदमी ही हूँ? जैक थोड़ी देर सोचता है, फिर बोलता है, मुझे ये इसलिए पता है कि तुम कई बार ऐसे बिहेव करती हो जैसे एक शराब के नशे में जो मदहोश आदमी होता है वो दूसरे लोगों के साथ बिहेव करता है, बिल्कुल वैसा तुम बिहेव करती हो। ऐसा बिहेवियर किसी औरत का हो ही नहीं सकता है। तो बोलती, लेकिन जैक तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं औरत हूँ? ना मैं औरत हूँ, ना मैं आदमी हूँ। मैं एक स्पिरिट हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। मेरा कोई जेंडर नहीं है, मेरा कोई रंग नहीं है, मेरा कोई रूप नहीं है। मैं यहाँ भी हूँ, मैं वहाँ भी हूँ, मैं जंगल में भी रहती हूँ, मैं घरों में भी रहती हूँ। तुम जहाँ चाहो वहाँ मुझे पा सकते हो, मैं हर जगह रहती। तो जैक बोलता है, अच्छा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो आओ तुम मुझसे हाथ मिलाओ। तो बोलती है, नहीं जैक, मैं तुमसे हाथ नहीं मिलाऊंगी। तो बोलता है, लेकिन तुमने मेरे भाई से तो हाथ मिलाया था। तो इससे पहले एक बार जो मिस्टर जैक थे, उसी मतलब जॉनसन के बड़े भाई जो थे, उनसे स्विच ने हाथ मिलाया था। ये बात पूरे टाउन में फैली हुई थी। तो बोलते, तुम्हारे भाई से मैंने हाथ इसके मिलाया था क्योंकि वो प्योर है, वो एक प्योर क्रिश्चियन है, उसके मन में मैल नहीं है। लेकिन तुम्हारे मन में मैल है जैक, तुम मुझे पकड़ना चाहते हो, तुम ये जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, और इसीलिए तुम इतना इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। तो जैक बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि तुम हो कौन, और बस मैं तुमसे एक बार हाथ मिलाना चाहता हूँ। बोलती है, पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद रूम में एकदम से शांति रहती है, जैसे कि वो विच कहीं पर चली गई हो। तो इस तरह से मिस्टर जैक को ये पता लगा कि आखिर क्यों वो बेट्सी को परेशान किया करती थी। मतलब कोशिश की उन्होंने जानने की कि वो बेट्सी को इतना क्यों परेशान करती थी। ऑल्दो उनको कोई सॉलिड आंसर नहीं मिल पाया, लेकिन इस बात का आंसर बेट्सी को पहले ही पता था कि वो उसको जोशुआ से अलग करना चाहती थी। इससे भी ज़्यादा सफरिंग जिस इंसान के साथ हो रही थी वो थे खुद मिस्टर जॉन बेल। जब से ये विच इनकी ज़िंदगी में आई थी, जिस दिन से इन्होंने उस कुत्ते को गोली मारी थी, उस दिन से इनकी लाइफ के अंदर चीज़ें होना शुरू हो गई, जिसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ रही थी। जो जॉन बेल थे, उनके जो बेसिकली उनका जो बॉडी थी उसके अंदर पैरालिसिस के सिम्टम्स आना शुरू हो गए थे। उनका जो फेस था वो उस पर अजीब सा मतलब चेंजेस आना शुरू हो गए थे। उनकी जो जॉ थी वो काम नहीं करती थी, फेस का मुड़ जाना, टिल्ट हो जाना, धीरे धीरे उनकी हालत इस तरह की होती जा रही थी। एक दिन की बात है, जॉन बेल का जो बेटा था ड्रू जॉन, वो जॉन बेल के रूम में पहुंचा और देखा तो उसके फादर जो थे वो बेड के ऊपर डेड पड़े हुए थे, उनके मुंह से झाग निकल रहा था। ऐसा लग रहा था किसी ने उनको जहर दे दिया। उसने सबको बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया, डॉक्टर ने आके कोशिश को वापस से रिलीव करने की। तभी ड्रू को कबर्ड के अंदर एक लिक्विड मिला, एक बॉटल मिली जिसके अंदर एक बहुत ही सस्पिशियस सा लिक्विड था। उस लिक्विड को उन्होंने बाहर निकाला और जैसे उन्होंने बाहर निकाला तो उन्हें उस विच की आवाज़ आई। उन्होंने बोला डॉक्टर से कि अब तुम इसका कुछ नहीं कर सकते, तुम इसे वापस से ज़िंदा नहीं कर सकते हो। ये पॉइज़न मैं इसके लिए लेकर आई थी और कल रात को ही मैंने इसका अच्छा खासा डोज दे दिया है जिसने इसको फिक्स कर दिया है। अब तुम में से कोई कुछ नहीं कर सकता। और उसके बाद उसकी बहुत तेज़ हंसी पूरे कमरे के अंदर कूदने लगी। सभी लोगों को लगा कि वो मजाक कर रही है। तो उधर से वापस से स्विच की आ जाती है, अगर तुम ये कंफर्म करना चाहते हो कि ये एक बहुत डेडली पॉइजन है, जाओ उस बिल्ली को इसकी 2-4 बूंदें चखाओ। तो ड्रू ने वहाँ रूम में कैट थी, उस कैट के टंग के ऊपर उसकी 3-4 उस वायल से 3-4 ड्रॉप्स लिक्विड की डाली। और जैसे उसने लिक्विड की ड्रॉप डाली, वो कैट इधर से उधर उछली, उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हुए और विदिन 1 और 2 मिनट्स वो कैट वहीं पर मर गई थी। सेम उसी तरह से उसके मुंह से झाग निकल रहा था जैसा जॉन बेल के मुंह से निकल रहा था। और यहाँ से कन्फर्म हुआ कि जॉन बेल की डेथ इसी वायल की वजह से हुई है। गुस्से में आकर उन्होंने उस वायल को जल्दी आग के अंदर फेंका, तो आग के अंदर फेंकते वहाँ से ब्लू कलर का बहुत बड़ा स्मोक का एक गुब्बारा सा निकला और फिर थोड़ी देर बाद वो सब कुछ वहाँ से गायब हो गया। वो विच जो करने आई थी उसके मिशन में सक्सेसफुल हो गई थी। उसके 2 इम्पॉर्टेंट मिशंस थे, एक बेट्सी और जोशुआ को अलग करना और उसी के साथ साथ जॉन बेल को मारना। जॉन बेल की डेथ के बाद वो जो विच थी
उसका उस घर में आना और उसकी अपीयरेंस जो थी वो धीरे धीरे बहुत कम हो गई थी। शायद वो जॉन बेल को ही मारने आई थी। और ये जो लेजेंड था वो इतना फेमस सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक सुपरनैचुरल एंटिटी ने एक इंसान की जान ले ली जो इससे पहले तक कभी भी हिस्ट्री के अंदर नहीं हुआ था। और इसीलिए बेल विच केस जो है वो इतना ज़्यादा फेमस है। इवन आज भी कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेटर्स बेल विच केव में जाते हैं। ऐसे कई वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे जहाँ पर इन्वेस्टिगेट करते टाइम उनको बहुत क्लियर आवाज़, जब वो स्लो मोशन में उसको चलाते हैं आपको भी आपके वर्ड्स को समझ सकते हो, ऐसी आवाज़ें आती हैं। ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से ये फैमिली ने सफ़र किया और इनकी खुद की बुक के अंदर इन पॉइंट्स को, इन इवेंट्स को एलाबोरेट किया है कि क्या क्या इनके साथ होता था। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में बेल विच केस एक सुपरनैचुरल अकरेंस था या ये सिर्फ किसी की ट्रिक थी? क्या ऐसा हो सकता है कि जो जूनियर बेल था, आप ध्यान दें बेल फैमिली के अंदर सिर्फ 2 लोगों को ही सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होते थे, वो था जॉन बेल और दूसरी थी बेट्सी। जॉन बेल के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी और उसके जाने के बाद वो प्रॉपर्टी उनके बच्चों को मिलती। उनमें से एक बेटा था जॉन जूनियर। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जो जोशुआ गार्डनर था वो इनकी कम्युनिटी से नहीं था। तो जैसा पुराने ज़माने में हुआ करता था, इंडिया में भी होता है कास्टिज्म, हो सकता है उसको ये गवारा ना हो कि उसकी बहन की शादी किसी और से हो, वो अपनी कम्युनिटी में ही उसकी शादी करना चाहता था और शायद इसी के लिए वो ही विच बनकर ये ट्रिक्स खेल रहा था। और जैसे ये 2 मिशन कंप्लीट हुए वो विच वहाँ से गायब हो गए। लेकिन लोग ऐसा कहते हैं आज भी कई बार वो बेल विच जो है, मतलब अभी तक की हिस्ट्री में वो बेल विच 2 बार और वहाँ पर आई है, लेकिन इसकी कोई कंफर्म प्रूफ्स या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। और इसीलिए ये केस अपने आप में बहुत ज़्यादा इनफेमस या फेमस, आप जो भी बोलना चाहें, हैं। यहाँ पर एक ऐसी एंटिटी थी जिसकी मैनिफेस्टेशन पावर इतनी स्ट्रांग थी कि वो जब चाहे तब किसी को किसी भी फॉर्म के अंदर दिख सकती थी और सबसे ज़्यादा वो लोगों से डायरेक्टली उनकी ही लैंग्वेज में कम्युनिकेट किया करती थी। तो आई होप आप सभी लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।